तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक इन्वेंट्री मॉडल. ठीक है, दिस इज द टॉपिक बिलोंग्स टू द यूनिट नंबर 4. तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिफाइंड द टर्म इन्वेंट्री एंड व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल. तो इन्वेंट्री आपको मालूम है, स्टॉक किसी चीज का, किसी भी थिंग्स का स्टॉक रखना, स्टोरेज रखना, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री. एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, उस इन्वेंट्री को कंट्रोल करना इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल वी हैव टू डिसाइड व्हेन टू ऑर्डर, हमें कब ऑर्डर करना चाहिए. हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना चाहिए. जैसे व्हेन टू ऑर्डर मतलब हमें डिसाइड करना है कि एवरी 1 मंथ में हमें ऑर्डर करना है, या हमें 3 हफ्ते में ऑर्डर करना है, ये हमें डिसाइड करना है. ठीक है. हाउ मच टू ऑर्डर, सपोज कोई भी, सपोज आप शूज बनाते हैं, शूज बनाने की कंपनी या फिर शूज की स्टोरेज रख रहा हो, तो कितना हमें एक बार में ऑर्डर करना है. ठीक है, कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है आपको, 1,000 आइटम एक साथ ऑर्डर करने हैं, या सपोज 750 आइटम एक साथ ऑर्डर करने हैं. कब, एक एक महीने के बाद कितने आइटम है ऑर्डर करने हैं, ये हमें डिसाइड करना है. हाउ मच सेफ्टी स्टॉक शुड बी केप्ट. सेफ्टी स्टॉक की जरूरत क्यों होती है, जैसे कभी कभी मार्केट में डिमांड की फ्लक्चुएशन होती है. लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद कुछ आइटम की डिमांड बढ़ गई, तो अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक है तो उसका सेल बढ़ जाएगा. तो सेफ्टी स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट एंड विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड, चेंजिंग डिमांड, तो हमें ये सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री ये हमने डिस्कस किया था. प्रोडक्शन इन्वेंट्री मतलब जो रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट्स है, सब असेंबलीज हैं, इसकी इन्वेंट्री रखनी पड़ती है. वर्क इन प्रोसेस, जैसे हमने डिस्कस किया था, वर्क इन प्रोसेस, कोई एक आइटम है, उसे लेथ मशीन पे गया, उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन पे गया, तो ग्राइंडिंग और लेथ मशीन के बीच में, लेथ मशीन और ग्राइंडिंग के बीच में जो आइटम जो कैप्ट किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री. कहीं ना कहीं शॉप फ्लोर पे आपको रैक वगैरह लगानी पड़ेगी. फिनिश गुड, एक बार प्रोडक्ट जब कंप्लीटली फिनिश हो जाता है तो उसे स्टोर करना पड़ता है. एमआरओ, एमआरओ स्टैंड फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग आइटम सच एज स्पेयर पार्ट्स. तो कोई भी मशीन में अगर ब्रेकडाउन वगैरह चलता रहता है, तो उसका स्पेयर पार्ट जैसे बेरिंग वगैरह है वो आपको स्टॉक में रखना पड़ता है. ठीक है. मिसलेनियस इन्वेंट्री हो गई. स्क्रैप है. ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोल्यूट, ये मैंने बताया था उस दिन. ऑब्सोल्यूट माने क्या होता है, ऑब्सोल्यूट, सर जो ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन, जो चलन से बाहर हो गया है. कोई ऐसा आइटम जो अब चलन में नहीं है, आपने अपना स्टोरेज कर रखी है, तो वो स्क्रैप हो गया, बेकार हो गया, बिकने वाला नहीं है. हो सकता है मे भी बिक जाए, डिस्काउंट में बिक जाए, 50% डिस्काउंट में बिक जाए, लेकिन ऑब्सोल्यूट आइटम की इन्वेंट्री जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाती है. ठीक है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेंट्री हो गई. ट्रांजिट और पाइपलाइन, सपोज आपने कोई माल को ऑर्डर किया, तो बीच में वो पाइपलाइन है, गुजरात से यूपी में आ रहा है, तो वो भी आपकी इन्वेंट्री होगी. बफर इन्वेंट्री वही होगी, सेफ्टी स्टॉक जो होता है आपका, जो भी मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस होती है उनको मीटअप करने के लिए हम बफर इन्वेंट्रीज रखते हैं. सीजनल इन्वेंट्री, जैसे आपके वूलन्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया, कूलर्स हो गया, एयर कंडीशनर है, वो विंटर में नहीं बिकेगा तो उसकी इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ेगी. रेनकोट्स है, उसको रेनी सीजन में रखना पड़ेगा. ठीक है, एंड सो ऑन. सीजनल इन्वेंट्री आपको कैप्ट करनी पड़ेगी, उसकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज important for the numerical point of view, inventory cost. So there are 4 costs considered in the inventory control model. Number one is purchase cost, inventory carrying cost or holding cost, procurement cost एंड शॉर्टेज कॉस्ट. परचेस कॉस्ट क्या हो गया, कोई कोई कंपनी है, किसी आइटम को अगर परचेस कर रही है, सपोज कोई रॉ मटेरियल या किसी भी आइटम को परचेस कर रही है, तो 40 रुपीज पर आइटम जा रहा है. इसको ध्यान से समझना. 40 रुपीज पर आइटम है, ये आइटम की कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है. तो ये तो हो गई परचेजिंग कॉस्ट, जो उसके बिल में लगेगी, परचेजिंग कॉस्ट है. लेकिन उस परचेजिंग कॉस्ट के साथ साथ कितनी सारी कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं परचेज करने से पहले. प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऑर्डर को जनरेट किया, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट जनरेट करी, कुछ पेपर वर्क किया. अब वो पेपर वर्क जो है वो कोई ना कोई स्टाफ कर रहा होगा, उस स्टाफ को आपने इसी इसी काम के लिए अपॉइंट कर रखा है कि वो ऑर्डर को प्लेस करे. ठीक है. वो ऑर्डर कहाँ जाएगा, फाइनेंस में जाएगा. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी आपने कुछ स्टाफ रख रखा है, तो वो ऑर्डर क्लियर होके फिर दूसरी उस कंपनी को जाएगा वो ऑर्डर. मतलब कंपनी से कैसे जाएगा, आइदर वी गिव इट टू द टेलीफोन, या तो आप टेलीफोन से करोगे, या ईमेल के थ्रू आप दोगे उसे ऑर्डर को, और कंपनी वाला वो ऑर्डर रिसीव करेगा,
जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा और आपको वापस डिलीवर करेगा। ठीक है। तो कंपनी तक माल, कंपनी तक ऑर्डर प्लेस होने तक जो भी स्टाफ की सैलरी है, क्लर्क हो गया उसमें, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पर्सन हो गए, टेलीफोन का कुछ खर्चा आप एक्सपेंड कर रहे हो, ईमेल का खर्चा, इंटरनेट कनेक्शन आपने दे रखा है, तो ये सारे जो खर्चे हैं वो किस में आते हैं? ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में आते हैं। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है। तो एक तरीके से जो 40 रुपए का आइटम है, अगर आपने 3 रुपए का आपको ईमेल में, टेलीफोन में या स्टाफ की सैलरी में चला गया पर यूनिट, तो एक तरीके से वो आइटम आपका 43 रुपीज का पड़ गया। ठीक है। परचेज कॉस्ट प्लस प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अब वो आइटम तो आ गया, सपोज आपने 1,000 आइटम आपने मंगा लिए 40 रुपीज के। ठीक है। तो 40,000 का आपने आइटम परचेज कर लिया। अब 40,000 को आपने क्या करना है? इन्वेंट्री कैरी करनी है। आपको क्या करना है? स्टोर है, वेयर हाउसेज है, वो इन्वेंट्री आपको कैरी करनी है। तो कितने तरीके की इसमें कॉस्ट हो सकती है? रेंट आपको पे करना पड़ेगा, एक आपको स्टोर कीपर रखना पड़ेगा। ठीक है। एक मैंने बताया था 40,000 का जो माल है, अगर आप ना खरीद के आप अपने बैंक में रखते हैं तो वो इंटरेस्ट आपको पे कर, बैंक आपको क्या करता? इंटरेस्ट आपको पे करता। ठीक है। अगर 40,000 रुपए का लोन लेके आप 40,000 का माल खरीद रहे हो, तो वो लोन का भी पेमेंट आपको चुकाना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये नुकसान भी हो रहा है कि आपको इंटरेस्ट भी देना, इंटरेस्ट का भी नुकसान हो रहा है जो कि बैंक में लेके मिल जाता। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्टअप होता है तो ये आपको देखना पड़ता है कि क्या मैं इतने आइटम को परचेज करके उसकी मैं इन्वेंट्री करूंगा तो इतना मार्जिन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये सारी जो कॉस्ट होती है वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आ जाती है, यानी इन्वेंट्री को होल्ड करने की। 1,000 आइटम, 2,000 आइटम जो आपने रखे अपने स्टोर में, उसको होल्ड करने की क्या कीमत आपको चुकानी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है। शॉर्टेज कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट वही हो गया जो बफर स्टॉक की हमने बात करी थी। वो मटेरियल, सपोज आपके पास तो 1,000 आइटम है, आपके स्टोर में 1,000 आइटम है, लेकिन डिमांड आपकी आ गई 1,500 रुपए की, 1,500 आइटम की डिमांड आ गई। सपोज आपने इतना पेप्सी और कोक का स्टोरेज कर रखा है और अचानक से 1,500 आइटम की डिमांड आ गई, तो कितना आपको नुकसान हो गया? 500 आइटम का नुकसान हो गया। यानी 500 आइटम जो आप बेच पाते हैं वो नहीं बेच पाओगे। दिस इज कॉल्ड शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है। तो देखते हैं वन बाई वन। परचेज कॉस्ट हो गया, इट इज द प्राइस दैट इज पेड फॉर द परचेजिंग और प्रोड्यूसिंग एन आइटम। अच्छा, ये जो है फिक्स भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इन्वेंट्री मॉडल में हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ये फिक्स्ड ही हो सकता है। फिक्स्ड कब होगा? जब वो दैट डिपेंड अपॉन द डीलिंग, किस तरीके से हम डील कर रहे हैं कस्टमर से या फिर अपने जहां से मंगा रहे हैं। कांस्टेंट भी हो सकता है। और वेरी, वेरी कब करेगा? कोई बताएगा मुझे वेरी कब करेगा? अगर सपोज हम लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं किसी भी आइटम की, आप लार्ज क्वांटिटी लेते हो तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। ये तो एक जनरल सा है, सेल्स का रूल है। कभी भी आप मार्केट में जाते हो, कोई लार्ज क्वांटिटी अगर ऑर्डर करते हो तो आपको उस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। चाहे बिग बाजार में जाओ आप, चाहे मेट्रो मॉल में जाओ, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलता है। तो इसी तरीके से ये फंडा, अगर मैं एक 1,000 आइटम मंगा रहा हूँ या 2,000 आइटम आइटम मंगा रहा हूँ, तो जो भेजने वाला है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच जाती है, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है वो वहां उसे डिस्काउंट में दे देता है। तो दिस इज कॉल्ड परचेज कॉस्ट। ठीक है। इट कुड बी फिक्स्ड और इट कुड बी वेरिएबल। नेक्स्ट हो गया इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्योंकि हमें इन्वेंट्री कंट्रोल में सबसे ज्यादा रोल इसी का ही है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं? नंबर वन, कॉस्ट ऑफ द मनी। तो मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप 40,000 का माल खरीद रहे हो और वो भी बैंक से लोन लेके खरीद रहे हो, तो बैंक तो 12% पे लोन देगा आपको, और साथ ही साथ वो 40,000 का माल आप बैंक में रखते तो उल्टा आपको इंटरेस्ट मिलता 4-5% का। तो वो कुल मिला के 15 से 20% जो है वो हमें इन्वेंट्री, अगर हम रखते हैं 1 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की इन्वेंट्री, तो 15 से 20% का नुकसान तो हमें वहीं हो जाता है इन्वेंट्री कैरिंग में। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट होता है इसमें कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। तो जो भी आप रेंट देते हो स्पेस का, वो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस आ जाता है। डिप्रिशिएशन एंड डिटरियोरेशन कॉस्ट, तो जो भी आप गुड्स आप अपने स्टोरेज में रख रहे हो उसका ब्रेक डाउन होता है, उसका डैमेज होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे क्रॉकरी आइटम है, उसका डैमेज हो गया,
आपने एफएम कुछ खाने पीने का आइटम रख रहा है, चूहे कुतर गए तो उसमें डिटोरेशन हो गया, या वो आपका जो चीनी का बोरा है वो आपका बेकार हो गया। पिलफरेज कॉस्ट हो गया जो चोरी चकारी होती है, थेफ्ट कॉस्ट। तो कुछ आइटम अगर आपका थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, तो वो भी आपका लॉस हो गया, वो भी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में ही आ गया। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट जनरली 1% तक लेते हैं ऑफ द स्टॉक वैल्यू, यानी 10 लाख का माल है तो 10 लाख का 1% डिप्रिसिएशन कॉस्ट में आ जाएगा। पिलफिर पिलफिरेज कॉस्ट भी जनरली 1% लेते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे कंपोनेंट्स और आ जाते हैं, ऑब्सोलेंस, जो कि जो आइटम आपने स्टोर करके रखा है 2-3 महीने से, और वो चलन से बाहर हो गया तो माल बिकेगा नहीं। तो जनरली ये 5% ऑफ द स्टॉक वैल्यू। स्टॉक वैल्यू क्या हो गई? जो मैं बता रहा हूँ बार बार ही, 10 लाख का आपने गुड्स रखा है या 1 लाख का गुड्स रखा है, वो आपकी स्टॉक वैल्यू हो गई। हैंडलिंग कॉस्ट, तो आप देखते हो कोई भी स्टोरेज है, स्टोरेज अगर रखते हो तो ऐसा तो नहीं है आपने जमीन पे डाके डाल दिया, तो उसको प्रॉपर रखने के लिए आपको रैक्स वगैरह खरीदनी पड़ती हैं, या एक रैक से दूसरी रैक में ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैलेट्स हो गया या फोर्कलिफ्ट हो गया, वो सब आपको लगाना पड़ता है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो वह हैंडलिंग कॉस्ट हो गई। रिकॉर्ड कीपिंग, स्टेशनरी वगैरह, पेन पेंसिल और कॉपी का खर्चा हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब एक सैलरी आप रखोगे, अगर स्टोर कीपर को दोगे तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, तो कई बार कुछ कंपनी क्या होती है, जो अगर सपोज उन्होंने 10 लाख का माल खरीदा है तो 10 लाख का इंश्योरेंस करा दिया, या इंश्योरेंस अगर कराया तो वो भी उसकी कॉस्ट में आ गया। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है, जो हमने डिस्कस किए, आठों कंपोनेंट, ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में एडअप हो जाते हैं। ठीक है, एडअप होने के बाद जो कैरिंग कॉस्ट है वो निकल जाती है पर यूनिट, मतलब जो भी कॉस्ट निकल रही है, सपोज अगर 7 रुपीज पर यूनिट एंड पर यूनिट टाइम, मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है ना सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आकाश, अश्विन, नहीं सर, नहीं। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ मैं। ये बहुत ध्यान से सुनो, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ये न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से, मतलब ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म है और इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो जैसे सपोज 7 रुपीज पर यूनिट पर टाइम दे रखा है, तो अगर आपने 1,000 आइटम रख रखा है तो 1,000 में हर आइटम पे 7 रुपए दे रहे हो, तो 1,000 आइटम पे कितने रुपए दे रहा हूँ? 7,000। ठीक है, पर यूनिट टाइम, यानी 1,000 आइटम को अगर आप एक महीने तक, सपोज मैंने पर यूनिट टाइम की जगह मैंने यहाँ लिख दिया पर मंथ, पर यूनिट टाइम है तो मैंने पर मंथ लिख दिया, यानी 1,000 आइटम अगर आप एक मंथ तक कैरी करोगे तो 7,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा उस मालिक को जो कि इन्वेंट्री रख रहा है, कंपनी के मालिक को। अगर आप 2 मंथ के लिए रखोगे, इतना आइटम अगर 2 मंथ के लिए रखोगे तो 14,000 का खर्चा हो जाएगा। तो पर यूनिट टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, ये आठों कंपोनेंट्स को एडअप कर देते हैं और पर यूनिट टाइम की वैल्यू उसमें निकाल देते हैं इन द डिफरेंट इन्वेंट्री मॉडल। ठीक है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मैंने बताया, जैसे आप सेटअप कॉस्ट, कोई मशीनरी को अगर सेटअप कर रहे हो, लेथ मशीन को सेटअप कर रहे हो, तो वो भी आपने लेथ मशीन खरीद ली, उसको सेटअप कर रहा हो, तो वो भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड हो जाती है। बट मेनली जो कॉस्ट इंक्लूड होती है वो रिक्विजिशन, जब आप करते हो, परचेज करते हो, फॉलो अप लेते हो। फॉलो अप क्या होता है? आप बार बार ही फोन करके बोल रहे हो, भैया मेरा 1,000 रुपए का मैंने 1,000 आइटम दिए थे अभी तक आए नहीं, तो बार बार ही फोन कर रहा हो, वो फॉलो अप कहलाता है। रिसीविंग द गुड्स, क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी भी आप उसकी कंट्रोल कर रहे हो। मेलिंग की कॉस्ट मैंने बताया, मेल उसे बार बार मेल कर रहा हो, टेलीफोन कर रहा हो। ठीक है, तो ये कोई जो सैलरीज है, सैलरीज ऑफ द पर्सन फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है वो सब किस में आ जाती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो एक तो हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट हो गया शॉर्टेज कॉस्ट। तो शॉर्टेज कॉस्ट मैंने बताया कि व्हेन देयर इज अ डिले इन द मीटिंग डिमांड, आपका आइटम जो है वो आप आपके पास इतनी स्टोरेज थी नहीं और डिमांड ज्यादा आ गई, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो गया, तो वो शॉर्टेज, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द डिमांड, तो दिस इज कॉल्ड शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, तो शॉर्टेज कॉस्ट की बात अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। पहला जो मॉडल हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें शॉर्टेज कॉस्ट नहीं है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हम टेलीफोन और ईमेल की कॉस्ट कर रहे हैं, और एक शॉर्टेज कॉस्ट हो गई।
अच्छा, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल इन्वेंट्री, ये कॉस्ट तो केवल इन्वेंट्री से रिलेटेड है, ये तीनों कॉस्ट, ये जो तीनों कॉस्ट है केवल इन्वेंट्री से रिलेटेड है। और अगर इसमें हम परचेजिंग कॉस्ट भी डाल देते, जो मैं बता रहा था 40 रुपीज पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कंपनी एक आइटम को रखने, खरीदने में और रखने में, दोनों टोटल कितना खर्चा आ रहा है, तो उसमें परचेज कॉस्ट हम ऐड कर देंगे। ये तीनों कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। और ये तो बेसिक प्राइस है उस आइटम का, बेसिक प्राइस है, प्लस इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है, ये जो हो गई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई। ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री मॉडल। ठीक है, फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी इन्वेंट्री मॉडल। फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ऑर्डर जो है हमने फिक्स कर दिया, इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर हमें देना है, ये हमें डिसाइड करना है। नंबर वन, एलिमेंट्री मॉडल, मॉडल विद प्राइस ब्रेक, मॉडल विद रेस्ट्रिक्शन। तो ये दोनों आपको पढ़ने नहीं है, इस पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा। एलिमेंट्री में हो गया, वन इज डिटर्मिनिस्टिक, वन इज प्रोबेबिलिस्टिक। तो दोनों के नाम से ही पता चल रहा है, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे कि हमने क्विक में भी देखा था, प्रोबेबिलिस्टिक में वेरिएशन ज्यादा है, डिटर्मिनिस्टिक में आपको बहुत हद तक अंदाजा है कि कितनी डिमांड होती है, या किस तरीके से हमें इन्वेंटरी को कंट्रोल करना है। बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है, यहाँ प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। तो इसमें हो गया मॉडल नंबर वन, नो शॉर्टेज परमिटेड। मॉडल नंबर टू, शॉर्टेज इज परमिटेड। तो यहाँ पर हम शॉर्टेज जो है वो परमिटेड नहीं है, हिसाब से हम इन्वेंटरी रख रहे हैं, यहाँ शॉर्टेज परमिटेड है। इसमें भी कई सारे मॉडल हो गए, 1A 1B 1C, 2A 2B और 2C। आज हम जो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं वो ये वाला मॉडल हो गया हमारा, डिमांड रेट यूनिफॉर्म एंड रिप्लेसमेंट रेट इज इनफाइनाइट। इसी को हमने वेरी किया, दो टर्म है यहाँ पर, डिमांड और रिप्लेसमेंट रेट, इन्हीं दोनों को हमने वेरी किया है। ठीक है, कैसे वेरी किया है? डिमांड रेट क्या हो गया, सपोज 40,000 आइटम की डिमांड है, 40,000 आइटम की डिमांड है पर ईयर। बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। 40,000 आइटम की डिमांड है पर ईयर। ठीक है, लेकिन हमें अब ये नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि वो आइटम जो है हम कब कब मंगाएंगे। मुझे ये पता है कि मुझे साल भर में 40,000 आइटम मंगाने हैं। मे बी मैं हर 1 मंथ में ऑर्डर करूं, 1 मंथ में मैं इसको डिवाइडेड बाई 12 कर दूं। मे बी मैं हर 1.5 मंथ में मैं ऑर्डर करूं। ठीक है, इसको 40,000 की जगह अगर हम 12,000 कर दें, अगर हम 12,000 आइटम की डिमांड है, तो वो डिमांड रेट हो गई, आइटम पर ईयर पर यूनिट टाइम। डिमांड रेट क्या हो गया, आर इज आइटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिमांड रेट। ठीक है, दूसरा टर्म है यहाँ पर रिप्लेसमेंट, ये जो नजर आ रहा है आपको, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मीन्स जो स्टॉक है वो आपका भर गया। आपने सपोज आपके पास 1,500 आइटम थे, इन्वेंटरी में आपके पास 1,500 आइटम थे। ठीक है, और वो 1,500 आइटम जो है वो खाली हो गए। अब आइटम कितने हो गए, जीरो, क्योंकि ये बिक गए। एक 1 मंथ में ही आपका स्टॉक जो है निकल गया, अब जीरो हो गया। आपने फिर से 1,500 को ऑर्डर किया, फिर से 1,500 को ऑर्डर किया, तो 1,500 आइटम आपकी इन्वेंट्री में वापस आ गए। ये आपकी इन्वेंट्री में वापस आ गए, तो ये इन्वेंट्री आपकी फिर से फुलफिल हो गई। इन्वेंट्री आपकी फिर से भर जाना, इन्वेंट्री फिर से फुलफिल हो जाना, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। दैट वर्ड इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसमेंट। तो इन्वेंट्री आपने माल ऑर्डर किया और इन्वेंट्री आपकी फिर से भर गई, तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। तो पहले जो मॉडल में है वो डिमांड रेट यूनिफॉर्म है और रिप्लेसमेंट रेट इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा सा डेरिवेशन है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है इस मॉडल में, मैं यहाँ पर कैरी ऑन करूँ। डेरिवेशन देख लेना, अगर आता है तो वो बुक से आप देख सकते हो। एक दो टर्म इसमें स्टेप और आ जाएंगे। पहला मॉडल है क्लासिकल ईओक्यू मॉडल, डिमांड रेट इज यूनिफॉर्म एंड रिप्लेसमेंट रेट इज इनफाइनाइट। तो लेट अस से C1 इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जो 8 कंपोनेंट्स की बात हमने करी। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट इन्वेंट्री फॉर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मतलब एक आइटम को होल्ड करने में कितना रुपया जा रहा है, और पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम इट कुड बी वीक, इट कुड बी मंथ, इट कुड बी ईयर। ठीक है, तो C1 हो गया हमारा होल्डिंग कॉस्ट। C2 हो गया कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज। अब क्योंकि ये मॉडल जो है वो हमारा
शॉर्टेज शॉर्टेज में कहीं डील नहीं कर रहे, शॉर्टेज की बात हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में करेंगे। जो शॉर्टेज की जो बात हम करेंगे वो यहाँ डिटर्मिनिस्टिक की मॉडल की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में। तो अभी इसकी हम बात नहीं करनी है। तो ये इसको हमने एज्यूम कर लिया शॉर्टेज कॉस्ट जो है वो इनफाइनाइट है, तो लेट इट बी C2 की हम बात ही नहीं करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो C3 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। जैसे एक महीने में अगर आपने ऑर्डर किया और वो जो मेलिंग का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है, सब वो 75 रुपीज आया, यानी हर ऑर्डर में आपको 75 रुपीज का खर्चा हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो C1 इज द होल्डिंग कॉस्ट, C2 की हम बात अभी करेंगे नहीं, C3 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो ये जो मॉडल है इसने इस तरीके से, ये जो डायग्राम है पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज R इज द रेट, डिमांड रेट, R जो है डिमांड रेट है, ठीक है। तो डिमांड रेट मैंने बताया इट इट विल बी आइटम पर ईयर, ठीक है। सपोज 12,000 आइटम है, इसकी डिमांड है पर ईयर, तो ये डिमांड रेट हो गया। डिमांड रेट को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, डिमांड रेट को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, 12,000 पर ईयर है, इसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हम क्वांटिटी कितनी ऑर्डर कर रहे हैं वो निकल आएगा। डिमांड रेट यस सर। पर यूनिट टाइम, और इसको मैं डिमांड टाइम, अलग है अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं एक बार में, मतलब क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करनी है ये मुझे पता चल जाएगा। तो Q इज टू R इंटू टी, तो क्वांटिटी कितनी हो गई, क्वांटिटी कितनी हो गई, Q इज टू R इंटू टी, R हो गया डिमांड रेट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टाइम इंटरवल टी के लिए। अगर मैं स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करूं, एक महीने की बात करूं, 1 वीक की बात करूं, तो ये R इंटू डी टी, एक फ्रैक्शन ले लिया हमने R टी इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आया, ये 1/2 R इंटू टी स्क्वायर। हमने क्या किया, आर टी इंटू डी टी, ठीक है। हमने क्या करा, डी क्यू इसका टू आर टी इंटू डी टी, और इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया 0 से लेकर टी तक। तो क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू वन, तो 1/2 RT स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 RT स्क्वायर। और आर और टी का मल्टीप्लीकेशन मुझे मालूम है Q इंटू टी, ठीक है, विच इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द इन्वेंट्री ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए पी। तो 1/2 Q इंटू टी क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या है ये समझ लो। इस ट्रायंगल में एट द स्टार्टिंग, सपोज आपने 1,000 आइटम मंगा लिए, या 1,200 आइटम, 1,000 आइटम मंगा लिए, चलो लेट अस से आपने 1,000 आइटम मंगा लिए किसी भी प्रोडक्ट के, जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो, वो अपने स्टोर में आपने 1,000 आइटम रख लिए। तो वो दैट क्यू इज टू 1,000, क्यू इज टू 1,000। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, सपोज टी इज टू, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो एक हर महीने, एवरी मंथ में, हमने लिखा था ना स्मॉल टाइम इंटरवल, आप एवरी मंथ में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि दूसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन, 25th डे, ये स्टॉक जो है वो आपका कम होता चला जा रहा है। किसी दिन आपका माल बिक रहा है आपका 50 का, किसी दिन 100 का, किसी दिन 200 का माल बिक गया। तो धीरे 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 करके स्टॉक आपका कहाँ हो गया, जीरो पे आ गया, ठीक है। जैसे ही जीरो पे आएगा, अच्छा इसमें एक एजम्पशन, एक टर्म आती है इसमें, लीड टाइम, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा अभी। जैसे ही जीरो पे आया, आपने क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे ही जीरो पे आया, आपने ऑर्डर को प्लेस करा, और ऑर्डर प्लेस किया, तुरंत 1,000 आइटम आपके स्टॉक में आ गए, तो ये भर गया। तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो टर्म हम बात कर रहे थे, ऑर्डर आया और स्टॉक आपका भर गया, रिप्लेसमेंट मतलब भर जाना, तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। तो ये फिर से आपके पास 1,000 आइटम हो गए। फिर दूसरे महीने में, अगर ये जनवरी की बात करो, फिर दूसरे महीने में आपका स्टॉक कम होता चला गया, माल आपका बिकता चला गया, सेल होती चली गई, यहाँ पर जीरो हो गया। जैसे जीरो हो गया, आपने फिर से ऑर्डर प्लेस किया। तो ऑर्डर जब प्लेस किया, जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, तुरंत आपके पास ऑर्डर हो गया, तो लीड टाइम आपका हो गया जीरो। आई बात समझ में? देखो जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने 11 बजे ऑर्डर प्लेस किया आज, तो 11, 11:15 बजे आपका 1,000 आइटम आ गए, तो इसका मतलब लीड टाइम आपका हो गया जीरो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे कोई भी आइटम अगर ऑर्डर करते हो, तो उसका लीड टाइम कितना होता है, कम से कम 3 या 4 दिन। आपको ऑर्डर रिसीव होने में कितना टाइम लगता है, 3 या 4 दिन तो लगते ही हैं। तो वो तीन या जो 3 to 4 days या 5 days लग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम।
अगर हम मॉडल 1A की हम बात करें तो लीड टाइम इज इक्वल टू 0। तो लीड टाइम हमारा इस मॉडल में 0 है। मे बी इट वेरी इन सम अनदर मॉडल। तो हम दूसरे मॉडल की बात करेंगे, वहां पर ये एजम्पशन नहीं होगा, लीड टाइम को भी हम फिक्स, जैसे यहाँ पर देखो टाइम इंटरवल इज फिक्स, तो हम देखेंगे उसमें लीड टाइम में भी फिक्स होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड अपॉन द डिफरेंट मॉडल। अच्छा, डिफरेंट मॉडल हम पढ़ क्यों रहे हैं इतने सारे? जैसे हमने क्विंग में हमने बात करी थी, हमने MM1 मॉडल पढ़ा था हमने, ठीक है, MM2 मॉडल हो सकता है, MMC मॉडल हो सकता है। तो हमने जैसे क्यूब में हमने बात करी थी कि कोई भी सिस्टम है, जैसे सिनेमा हॉल की टिकट विंडो हो गई, या बार्बर बार्बर की दुकान पे, शॉप पे अगर हमें वेटिंग करना है, तो दोनों सिचुएशन अलग अलग हैं। यहाँ पर मल्टी चैनल है, कहीं पर सिंगल चैनल है, तो हर मॉडल हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। उसी तरीके से इन्वेंट्री में भी ये बात एप्लीकेबल है कि इतने सारे मॉडल हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें देखो बहुत सारे मॉडल हैं, मुश्किल से एक या दो, मैक्सिमम दो मॉडल पढ़ने हैं आपने। एक मॉडल मैं आज करा दूंगा, एक मॉडल और पढ़ना है, मैं देख लूंगा किस मॉडल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मॉडल ऐसा है जिसमें शॉर्टेज कॉस्ट के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं देख के आपको करा दूंगा। दो से ज्यादा मॉडल पढ़ने, लेकिन इतने सारे मॉडल बनाने का पर्पस क्या है? क्योंकि हर इंडस्ट्री अलग अलग है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अलग है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री अलग है, और FMCG सेक्टर अलग है। FMCG सेक्टर तो पता है ना क्या होता है? मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ। यस सर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वेरी सर गुड। जब बिस्किट हाँ, नमकीन वगैरह होता बिस्किट है। नमकीन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्टर्स होते हैं, इनका सबका इन्वेंट्री मॉडल अलग है। तो इसी वजह से हम कई सारे मॉडल पढ़ते हैं। कंपनी वाले क्या करेंगे, वो देखेंगे भाई, ओआर की किताब देखेंगे, कहेंगे ये वाला मॉडल मेरी कंपनी को सूट कर रहा है, तो ये वाला मॉडल निकाल लगा देता हूँ, और मैं जो भी ऑप्टिमाइजेशन करना है, मैं इन्वेंट्री को इसी इसी मॉडल के अकॉर्डिंग मैं अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करूंगा। तो ये बात अभी समझ में आएगी आपको जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इट गिव्स द इट गिव्स द स्टॉक, मतलब एवरेज स्टॉक क्या होगा। सी किसी, देखो हमने यहाँ इंडिकेशन क्यों किया, हमने एवरेज निकालना था। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हमने स्टॉक ले लिया और उसका एवरेज निकाल दिया। यानी ये क्या है, हमारा एवरेज स्टॉक है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। यानी एक महीने के अंदर हमारा कितना एवरेज स्टॉक है हमारे पास, 1/2 × QT, ये एवरेज स्टॉक आ गया जो हमारे पास अवेलेबल है फॉर 1 मंथ। मेरा टी इज 1 मंथ, या इट कुड बी 1 वीक और 2 वीक, जो भी जिस भी टाइम पीरियड में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये एवरेज स्टॉक आ गया 1/2 × QT, विच इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द इन्वेंट्री ट्रायंगल, वेयर इन द एक्स एक्सिस टाइम है और वाई एक्सिस पे इन्वेंट्री लेवल है, और यहाँ पर टाइम है। इन दोनों का एरिया निकाल दिया, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ, हमें अल्टीमेटली हमें कॉस्ट से मतलब है, जो भी कॉस्ट आ रही है जो हमने यहाँ देखी थी, हमें ये इन सब कॉस्ट से मतलब है। सारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि किस टाइम पे हम ऑर्डर करें या कितना ऑर्डर करें, सो दैट हमें ऑप्टिमाइजेशन अचीव कर जाए। तो कितनी कॉस्ट हमने पढ़ी? हमने कैरिंग कॉस्ट पढ़ी और होल्डिंग कॉस्ट पढ़ी। अच्छा, शॉर्टेज कॉस्ट को हमने इनफाइनाइट मान लिया है, तो यहाँ पर जो शॉर्टेज पास वाला जो कंपोनेंट है, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे इस मॉडल में। मे बी वी विल कंसिडर इन अनदर मॉडल। तो हमें केवल कैरिंग कॉस्ट देखनी है और ऑर्डरिंग कॉस्ट देखनी है। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? कैरिंग मतलब होल्डिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, इट विल बी, इसको हम जो हमारा निकाला था 1/2 R × T²। तो ये जो एवरेज स्टॉक है किसी टाइम पे, ठीक है, इस स्टॉक को आप C1 से मल्टीप्लाई कर दो। C1 क्या हो गया हमारा, मतलब कॉस्ट पर, C1 की वैल्यू है हमारी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट, तो जो टोटल कितनी यूनिट आप होल्ड कर रहे हो एट अ टाइम, 1/2 Q × T, वेयर Q इज इक्वल टू R × T। तो टोटल आप इतनी यूनिट हेड कर रहे हो, उसको C1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारी होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट टाइम। चाहे आप एक मंथ में निकालो, चाहे एक ईयर में निकालो, चाहे एक वीक में निकालो। तो ये आ गई हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ दिस 1/2 RT² नंबर ऑफ आइटम। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आ गई। C3 है ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो दोनों कॉस्ट को हमने प्लस कर दिया, C3 प्लस 1/2 C1 RT²। पर यूनिट टाइम है, ड्यूरिंग द टाइम है, ये ड्यूरिंग द टाइम टी है। पर यूनिट टाइम अगर हम निकालेंगे तो टी से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसको टी से डिवाइड किया, C3 को टी से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये जो टर्म है DCT, ठीक है, वो मैंने इंक्लूड नहीं करा अभी, पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया है। DCT डिवाइडेड बाई टी dt, इसको डिफरेंशिएट कर दिया 0। अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे और पॉजिटिव आ जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी टी की,
इट विल गिव द मिनिमम कॉस्ट। सी अल्टीमेटली मैक्सिमम मिनिमम का जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं या तो मैक्सिमम मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कॉस्ट, और कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। यही हमारा पर्पस था। इन्वेंट्री कंट्रोल हम क्यों पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली हमें पैसों की बचत करनी है, हमें कंपनी का पैसा बचाना है। तो हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। और कॉस्ट यहाँ पर कौन कौन सी आ रही है, कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद डबल डिफरेंशिएट अगर पॉजिटिव आ गया तो पहला वाला डिफरेंशिएशन है, उस पे उससे जो रिजल्ट आ रहा है दैट विल गिव अवर मिनिमम कॉस्ट। तो मैं फॉर्मूले पे आ जा रहा हूँ। जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें जीरो रखने के बाद हमें टी नॉट मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा टाइम इंटरवल। पहला फॉर्मूला आपको याद करना है, टाइम इंटरवल वेयर अंडर रूट टू सी थ्री सी वन और आर। सी थ्री इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सी वन इज द होल्डिंग कॉस्ट एंड आर इज द डिमांड रेट। दूसरा फॉर्मूला जो हमें याद करना है, जब टी नॉट की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे, इस इक्वेशन में हम लगाएंगे, सॉरी क्यू तो हमें पता ही है, क्यू इज टू आर टी होता है। ठीक है, तो आर से हम मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन को जब आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आर अंदर चला जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। आर से आर कैंसिल हो गया तो ये आर ऊपर पहुंच गया। तो पहला फॉर्मूला ये याद करना है, दूसरा फॉर्मूला ये याद करना है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद करना है, रिजल्टिंग मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट टाइम। तो टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू लेट अस से दिस दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इस इक्वेशन नंबर वन में ये टी की वैल्यू निकालोगे आफ्टर सॉल्विंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग एंड सिंप्लीफाई करने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आएगा, अंडर रूट टू सी वन सी थ्री एंड आर। तो पहला फॉर्मूला ये याद करना है, दूसरा फॉर्मूला ये याद करना है, तीसरा फॉर्मूला आपको ये याद करना है। तो ये तो होगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर हमें टोटल कॉस्ट अगर पूछ रहे हैं तो टोटल कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ जाएगी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, टोटल कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट यानी 40 रुपए का आइटम अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो आइटम भी आपका एड ऑन हो जाएगा। तो सी इंटू आर जो डिमांड रेट है इंटू सी इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। एक यूनिट की जो कॉस्ट है 40 रुपए, और कितना आप डिमांड रेट है, अगर 1,000 आइटम का है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने ऐड कर दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट जो कंपनी को बियर करना पड़ रहा है। तो पहला फॉर्मूला हो गया, किस टाइम इंटरवल में हम ऑर्डर करें, कितना ऑर्डर करें। जो हमने पहला जो क्वेश्चन था हमारा, जो पहली पीपीटी की जो फर्स्ट स्लाइड थी, व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर। तो व्हेन टू ऑर्डर कितने टाइम में ऑर्डर करें, हाउ मच टू ऑर्डर कितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर करें, दोनों को मिला के हमें कितना हमें वेरिएबल कॉस्ट हमें देनी पड़ रही है, वो हो जाएगी अंडर रूट टू सी वन सी थ्री एंड आर। और जो टोटल कॉस्ट है जिसमें हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी ऐड कर दे रहे हैं, तो ये तीसरा फॉर्मूला ये याद रखना है और चौथा फॉर्मूला ये याद करना है। ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इन द ईओक्यू मॉडल। जो मॉडल नंबर 1A हमने पढ़ा अभी, इस ईओक्यू मॉडल में ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम ये हिरेन गुप्ता का एग्जाम्पल है। A stockist has to supply 12,000 units of a product per year to his customer। यानी डिमांड रेट कितना है, रेट कितना है हमारा 12,000 यूनिट पर ईयर। तो आर की वैल्यू दे रखी है कि 12,000 यूनिट वो सप्लाई करता है। द डिमांड इज फिक्स्ड एंड नोन एंड द शॉर्टेस्ट कॉस्ट इज एज्यूम टू बी इनफाइनाइट। तो शॉर्टेस्ट कॉस्ट इनफाइनाइट होती है ईओक्यू मॉडल में, इसका मतलब ये ईओक्यू मॉडल का ही न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल तो किसी भी मॉडल का हो सकता है, वो तो हमें पहचानना पड़ेगा जब दो या तीन मॉडल बना लेंगे, दो या तीन मॉडल पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ये हिंट दे रखा है शॉर्टेज कॉस्ट इनफाइनाइट है, इसका मतलब ईओक्यू मॉडल की बात कर रहा है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज 0.20 पर यूनिट पर मंथ। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हो गई C1 इज टू 0.20 रुपीस पर यूनिट मंथ। अच्छा, ये मंथ में दे रखा है हमें क्या, ये जो फॉर्मूले हमने याद किए इसमें आर की वैल्यू हो गई पर ईयर में और C1 की वैल्यू पर मंथ में। तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे, बस इसी बात का ध्यान रखना है आपको न्यूमेरिकल में। बाकी न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होगा इसका। ठीक है, तो मेरी बात ये बताओ कि कोई भी आप न्यूमेरिकल करते हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स में करते हो चाहे डिजाइन में करते हो, तो यूनिट का तो ध्यान रखते हैं ना हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है भाई, C1 की वैल्यू दे रखी है पर मंथ, पर यूनिट पर मंथ, और यहाँ पर जो डिमांड रेट दे रखा है वो
ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट पर ईयर, या तो इसे पर मंथ में कन्वर्ट कर लो या फिर इसे पर ईयर में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा बिफोर बी अप्लाई दिस 1 2 3 4 एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये क्योंकि ये पर मंथ दे रखा है, इसको भी मैं पर मंथ कर देता हूँ। तो और अगर पर मंथ करूंगा तो 12 से मैं डिवाइड कर दूं, 12,000 डिवाइडेड बाई 12 यूनिट पर मंथ। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1200 पर मंथ। ठीक है, तो क्या, और तीसरा हमें दे रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी C3। C3 इज इक्वल टू, अच्छा C3 में कोई इतना सर 1000 रुपये होगी सर। 1000 रुपये होगी, ठीक है, इट विल बी 1000। तो C3 की वैल्यू है 350 रुपीज पर ऑर्डर। तो यहाँ पर कोई टाइम का कोई फैक्टर नहीं है, एक ऑर्डर चाहे आप एक महीने में करो या फिर एक हफ्ते में करो, एक ऑर्डर प्लेस करने की कितनी खर्चा आ रहा है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नंबर वन ऑप्टिमम लॉट साइज क्यू नॉट। क्यू नॉट निकालना है, तो क्यू नॉट का फॉर्मूला हमने देख लिया, क्यू नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 C3 R, अंडर रूट 2 C3 R अपॉन C1 इज इक्वल टू अंडर रूट, कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेट करो जरा, कैलकुलेटर सिंपल सी कैलकुलेशन है, मोबाइल से भी हो जाएगी। 2 टाइम्स ऑफ C3 इंटू आर, और आर की वैल्यू हमने यहाँ मंथ में निकाली है, तो यहाँ 1000 कर लो, और ये C1 की वैल्यू जो है वो 0.20। ठीक है, करके बताओ मुझे। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, T0। T0 का फॉर्मूला मुझे मालूम है, T0 हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस ऑफ C3 अपॉन C1R। तो C3 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ C3 हो गया हमारा 350, अपॉन C1 की वैल्यू हो गई 0.20 इंटू 1000। थर्ड हमें निकालना है मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ C1 C3 R। तो अंडर रूट ट्वाइस ऑफ C1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, C1 की वैल्यू हो जाएगी 0.20, C3 की वैल्यू हो जाएगी 350 इंटू आर। निकाला किसी ने, क्यू नॉट की वैल्यू निकाली किसी ने, बताओ, कैसी नहीं है मेरे पास। सर 1870.82 वेरी गुड, 1870.2, 0.82। 0.8, तो 1871 के अप्रोक्सीमेट हो गया। तो इतना क्वांटिटी हमें ऑर्डर करना है। ठीक है, इकोनॉमिक, इतनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी है एक ऑर्डर में। अब कितने टाइम इंटरवल में ऑर्डर करना चाहिए वो यहाँ से निकल आएगा, बताओ कितना आ रहा है, T0। अच्छा, पर मंथ में लगा रहा हो तो मंथ में आ जाएगा, ये मंथ में आएगी इसकी वैल्यू, बताओ। चलो मैं दिखा दूं फिर, आंसर दिखा दूं। यस सर। देखो, क्यू नॉट की वैल्यू आ गई 1870 निकाली है अश्विनी ने, T नॉट की वैल्यू आ गई टू ट्वाइस ऑफ C3, 1.87 मंथ। तो 1.87 मंथ लिख लो आप, आंसर ये भी सही है। इसको आप एक महीने में कितने वीक्स होते हैं, मे बी 4 वीक से इसने मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो 8.1 मानी अप्रोक्सीमेटली 8 हफ्ते के बाद ऑर्डर प्लेस करना है। मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल का प्रिंसिपल उस ऑर्गेनाइजेशन को बता रहा है कि आप क्या करो, अगर इतनी डिमांड है आपके पास, 12,000 यूनिट की डिमांड है पर ईयर, तो आप हर 8वें हफ्ते में 1,870 आइटम का प्लेस करो, तो जो टोटल जो कॉस्ट है वो आपकी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से करोगे, हर महीने आप ऑर्डर प्लेस करोगे, तो आपका खर्चा ज्यादा बैठेगा। तो ये इन्वेंट्री मॉडल ने सजेस्ट कर दिया। तो कितना खर्चा हो रहा है आपका, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो रही है, ट्वाइस ऑफ C1 C3 इंटू इंटू आर। तो ये एक इसको निकालो जरा, मैंने जो निकाला है कैलकुलेटर किसी के पास, ये जो मैंने निकाला है ये पर मंथ निकाला है।
ठीक है ना, ये पर मंथ निकाला, जरा निकालो जरा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। इन्होंने क्या किया, पर ईयर सर कितनी आ रही है, 374.16 37.16। 4.16। ठीक है, ये तो हो गई पर मंथ। तो जरा 12 से मल्टीप्लाई करो। सर 4489.98 वेरी गुड, 4490 करीब आ रही होगी। हो जाएगा ये। हाँ ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली इतनी आ रही है। तो मतलब ये यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर मैं C1 की वैल्यू में पर मंथ लगा रहा हूँ, और R की वैल्यू भी पर मंथ लगा रहा हूँ, तो जो आंसर आएंगे वो मेरे मंथली आएंगे। यानी ये मंथली एक्सपेंडिचर होगा, वेरिएबल कॉस्ट मंथली हो गई, और इन्होंने ईयरली निकाली है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल कम ईयरली। ठीक है, यहाँ भी देखो आप उल्टा कर सकते थे। यहाँ भी आप आर की वैल्यू अगर आप पर ईयर में लगाते, तो क्यू नोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ट्वाइस 350। तो पर ईयर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,000, कोई दिक्कत नहीं, 12,000 लगा लो। अपॉन C1 की वैल्यू है 0.20, तो 0.20 जो वैल्यू है वो भी आपको, इंटू 12 कर देना सर। पर ईयर लगानी पड़ती। तो इंटू आपको 12 कर यहाँ देना। इंटू ट्वेल्व नहीं, डिवाइडेड बाई 12 हो जाती, एक महीने में। हाँ, सर इंटू 12 हो जाती। मल्टीप्लाई करेंगे ना हाँ 12 से। ठीक है, हाँ करेक्ट, 12 से मल्टीप्लाई करते तो बात एक ही आ जाती। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12, ये 1000 आ गया, और ये वैल्यू आपको 1870 ही मिल जाती, यूनिट पर ऑर्डर। ठीक है, तो आपको मतलब मेनली बताने का पर्पस ये है, न्यूमेरिकल देखो सारे एक जैसे हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। आपको बस न्यूमेरिकल में गलती कहाँ होती है, जब आप पर यूनिट टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं। आपने स्टूडेंट क्या करते हैं, जो रेट है वो तो पर ईयर लगा दिया, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर मंथ में चल रही है, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है आपका गलत आएगा। दोनों में से किसी एक पैरामीटर को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो क्लास में आज की यहीं एंड कर रहा हूँ।